So welcome back students again. Now the today's topic is forms of power sharing. The governmental power or the political power. This is divided and distributed among the various organs, various groups, various communities, and you can say as much as possible. The power has been dispersed or the power has been distributed so that most of the citizens will get some powers to enjoy, and the opportunities will also will be available for the citizens that they will use these powers or they will also enjoy in the future these powers. कहने का मतलब ये है कि इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को, शक्ति विभाजन का जो या शक्ति संतुलन का जो कॉन्सेप्ट है, उसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि हर एक व्यक्ति को, हर भारतीय नागरिक को ये लगना चाहिए कि उसके पास कुछ न कुछ शक्ति है, पावर है। और आने वाले टाइम में सभी को ऐसा लगना चाहिए या सभी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो किसी पद को सुशोभित कर सके। शक्ति संपन्न किसी भी पद पर वो पहुंच सके यदि वो उस पद के लायक है, उसके अंदर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और वो कोशिश करता है और वो सक्सेसफुल होता है, तो वो पावर की उस रैंक तक, शक्ति के उस पद तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। पावर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने से, पॉलिटिकल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने से एक तो ये हो जाता है कि कोई बहुत ज़्यादा शक्ति का मालिक, बहुत ज़्यादा पावर का ऑनर नहीं बन पाएगा, जिससे पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर तानाशाही प्रवृत्ति या कोई अपनी धाक जमाए या ज़्यादा पावरफुल कोई व्यक्ति या पावरफुल कम्युनिटी दूसरे जो लेस पावरफुल कम्युनिटी के ऊपर कहीं डोमिनेंट ना हो जाए, उनको क्रिटिसाइज़ ना करने लगें, उनके ऊपर अत्याचार ना करने लगें। तो ये माइनॉरिटीज़ को और पावरलेस ग्रुप्स को, पीपल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है कि उनको मेजॉरिटी ग्रुप के द्वारा, बहुसंख्यक आबादी के द्वारा, बहुसंख्यक वर्ग के द्वारा कहीं दबाया ना जाए, कहीं उनका शोषण न किया जाए। तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट शोषणवादी प्रवृत्ति को या शोषणवादी जो नीति है उसको कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम कर देता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी पावर शेयरिंग की विशेषता है वो ये है कि ये सोसाइटी में, कम्युनिटी में, पूरे कंट्री में इक्वलिटी को प्रमोट करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके आइडियलिस्टिक फॉर्म में, उसके आदर्श स्वरूप में लाने की कोशिश करता है। शक्ति जितना ज़्यादा विभाजित होगी, जितना ज़्यादा इसका अलग अलग बंटवारा हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा सीमित शक्ति का मालिक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये रहता है कि जनता को, लोगों को लगता है कि भाई कोई भी सुपर पावर या सुप्रीम पावर नहीं है, सभी अपनी अपनी ड्यूटीज़ को, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर डोमिनेंट होने वाला नहीं है। तो ये भावना जो होती है ये इक्वलिटी को प्रमोट करती है। जब एक टीचर को लगता है कि वो टीचिंग का वर्क कर रहा है, ठीक, वो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, स्टूडेंट को लगता है कि वो एज ए स्टूडेंट अपना काम कर रहा है, टीचर उसके ऊपर हावी नहीं है या टीचर इतना पावरफुल नहीं है कि वो उसको ऑप्रेस करे, उसको शोषण करे या दबाने की कोशिश करे। ऐसे ही एक डॉक्टर को लगेगा कि वो अपने डॉक्टरी पेशे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका कार्यक्षेत्र वहीं तक सीमित है। टीचर का कार्यक्षेत्र उसके स्कूल तक, उसके अध्यापन तक सीमित सीमित है। ज़रूरत पड़ने पर जब टीचर बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर यदि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो उसको टीचर के पास जाना होगा। तो यहाँ पर कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो फील्ड हैं वो डिफरेंट हैं, और लोग अपने अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अनलिमिटेड पावर नहीं है। सभी को लगता है यदि उसे कुछ पावर मिली है तो उसके बदले में मेरे पास भी कोई दूसरी तरीके की पावर है। तो कितने फॉर्म्स में, कितने कैटेगरीज में पावर को डिवाइड किया गया है या हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें हमें लगता है कि
उन कैटेगरीज में पावर को डिवाइड कर सकते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। So the first category or the first form of power sharing, and that is the power has been shared in or among different organs of government. It is the first and the biggest level of power sharing. इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसको आप देखेंगे तो सबसे पहले आप पाएंगे, जो सबसे फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट लेवल में आता है, कि पावर को सबसे पहले गवर्नमेंट के बहुत से, स्पेशली आप जो 3 ऑर्गन्स हैं, देर आर द 3 organs of government which are called the horizontal organs, and these are the legislature, executive and judiciary. And all these 3 organs, legislature, executive and judiciary, these have the different categories or different types of powers, and they have to do work, or they have to make laws, or to be within the limitations which they have to follow. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, और ये हॉरिजॉन्टल पावर को शेयर करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल पावर को अपने पास रखते हैं। इसमें पावर को, शक्ति को क्षैतिज रूप में बांटा गया है। मतलब अगर तीनों को आप कंपेरिजन करेंगे कि किसके पास पावर ज़्यादा है, किसके पास कम है, तो ये डिसाइड करना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको हॉरिजॉन्टल डिवीज़न बोलते हैं, जहाँ पर किसी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाए कि वहाँ पर उनकी कैटेगरी ही डिफरेंट हो, लेकिन जब कंपेरिजन की बारी है तो ऐसा लगेगा कि जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो लगभग लगभग एक जैसी है। जैसे मान लीजिए किसी के घर में बंटवारा होता है, और 3 लोगों में परिवार की जितनी संपत्ति थी, चल अचल संपत्ति, उसको बांटा गया। तो अगर मान लीजिए 10-10 लाख की 3 चीज़ें उसमें आ गई, 10 लाख की खेतीहर ज़मीन है, 10 लाख का मकान है और 10 लाख की ज्वेलरी है। अब 3 बेटों में 10-10 लाख की वो तीनों चीज़ें अलग अलग बांट दी गई। एक को पूरे 10 लाख की ज्वेलरी वाला सामान दे दिया गया, दूसरे को पूरे 10 लाख की जो ज़मीन थी, खेतीहर ज़मीन, वो दे दी गई, और तीसरे को 10 लाख का जो मकान था वो दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जो कैटेगरी है, टाइप है मैटर का या गुड्स का, वो डिफरेंट है। मकान खेती योग्य ज़मीन से अलग है, ज्वेलरी इन दोनों से अलग है, लेकिन कीमत तीनों की क्या है, बराबर है। ऐसे ही गवर्नमेंट के जो हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स हैं इंडिया में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका। इसमें पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज हैं, जहाँ पर रूल्स लॉस को बनाने का काम होता है। आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं कि लेजिस्लेचर इज़ द body which have the responsibility to make the rules and laws, and this include the parliament at the central level and the state assemblies at the state levels. लेजिस्लेचर का या विधायिका का काम है कानून बनाना, कानून में संशोधन करना, और ये काम पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबलीज में होते हैं। दूसरा जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का वो है एग्जीक्यूटिव, इसको बोलते हैं कार्यपालिका। विधायिका के द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून हैं उनको जनता के ऊपर लागू करना और जनता से कानून का पालन कराना, कार्यों का संपादन करना, ये काम है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। इसको कार्यपालिका बोलते हैं। जितने भी आप देखते हैं कि गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, जो चाहे वो रक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो रेल मंत्रालय हो, परिवहन मंत्रालय हो, इनका काम है अपने अपने क्षेत्र में कार्यों को अंजाम देना, वहाँ के सिस्टम को सही से चलाना, कि वो नियम कानून सही से फॉलो करें, जिससे पूरे देश का शासन प्रशासन सही चले, ठीक है, और जनता में शांति और व्यवस्था कायम हो। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है, कार्यपालिका का काम है। इसके बाद में तीसरा, अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में से कहीं पर भी ऐसा होता है कि कोई लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है या लॉज को डिसओबे कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को पनिश करना। क्योंकि अगर पनिशमेंट नहीं होगा तो फिर कानून बनाने का, उनको फॉलो करवाने का मतलब ही क्या भाई? जब लोगों को पनिशमेंट ही नहीं मिलेगा तो वो तो फॉलो ही नहीं करेंगे। तो पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है
लॉ ब्रेक करने वालों को, वो जो प्रोसेस है वो जुडिशरी में जाके कंप्लीट होता है, न्यायपालिका में। इसमें कोर्ट, जजेस और जुडिशरी से जुड़ा हुआ सिस्टम आता है। इनका काम है कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी में कहीं पर भी कोई लॉ ब्रेक करते हुए दिख रहा है, लॉ के अगेंस्ट जाते दिख रहा है, तो उनको पनिश करना। तो ये तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों पैरेलल हैं। आप देख रहे हैं कि इनके पास जो वर्क है, जो इनके पास पावर्स हैं, उसकी कैटेगरी ही डिफरेंट है। एक के पास कानून बनाने की शक्ति है तो दूसरे के पास कानून को फॉलो करवाने की शक्ति है, तो तीसरे के पास अगर जो फॉलो नहीं कर रहा है उसको पनिश करने की शक्ति है। लेकिन अगर आप सोचें कि लेजिस्लेचर, विधायिका, जिसके पास कानून बनाने का राइट है, वो कानून को फॉलो करवाने लगे तो ये उसके पास राइट नहीं है। या वो जुडिशरी के तरीके से कोई कानून का पालन नहीं कर रहा तो उसको पनिश कर दे, ये भी राइट उसके पास नहीं है। उसे केवल अपने क्राइटेरिया को, अपनी ही जो लिमिटेशंस हैं, जुरिडिक्शन एरिया है इसको बोलते हैं, कार्य क्षेत्र है, उसी में रहना है, दायरे में रहना है। ऐसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो कानून बना नहीं सकती है। वो जो लेजिस्लेचर बॉडी से बने हुए कानून है केवल उनको फॉलो करवा सकते हैं, और वो किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी किसी को पनिश भी नहीं कर सकते। कोई लॉ ब्रेक कर रहा है तो उनको पनिश नहीं कर सकते। वो उनको भी क्या करना पड़ेगा, न्याय के लिए जुडिशरी के पास जाना पड़ेगा, न्यायपालिका के पास ही जाना पड़ेगा। और वही न्यायपालिका, जुडिशरी, उसके पास ये पावर है, वो वॉच करेगा कि कैसा कौन है, कहाँ पर है जो लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, उनको संज्ञान में लेकर के। या कोई खुद से भी जाता है कि देखिए जज साहब या महोदय, मेरे किसी व्यक्ति ने अधिकारों का हनन किया है, या कोई ये पर्सन है जो कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो जुडिशरी ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों को पनिश करेगा। हाँ, एक चीज़ और भी है, ये तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे को वॉच कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ा दिखता है कि जुडिशरी के पास इस मामले में पावर ज़्यादा है, कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी के ऊपर, लेजिस्लेचर बॉडी के ऊपर नज़र रखती है कि कहीं लॉज का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उनको वो वार्न करते हैं, वार्न करने के साथ साथ पनिश भी कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशंस में, कुछ जगहों पर जुडिशरी थोड़ा सा पावरफुल दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली है नहीं। वो दरअसल अपना काम ही पूरा कर रहे हैं। जुडिशरी का काम ही भाई नज़र रखना, कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कर रहा तो उसको पनिश करना। तो इसलिए ऐसा दिखता है। अदरवाइज़ ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है, और ये अपना अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए इसको पावर शेयरिंग का हॉरिजॉन्टल मॉडल बोलते हैं, क्षैतिज मॉडल, जिसमें पावर इक्वली डिवाइड की गई है, क्योंकि कैटेगरी ही अलग अलग है, सबको अपना अपना काम दे दिया गया है। इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम बोलते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम, जहाँ पर ये तीनों ऑर्गन एक दूसरे को चेक करते रहते हैं और संतुलन स्थापित करते हैं। आखिर ये संतुलन ही है कि लेजिस्लेचर ने लॉज को बनाया, एग्जीक्यूटिव ने उसको फॉलो करवाया, और डिसओबे करने वाले को जुडिशरी ने पनिश किया। तो ये एक दूसरे को बैलेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी बोलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से गवर्नमेंट में और इंडियन डेमोक्रेसी में सबसे पहले पावर शेयरिंग को जो टॉप लेवल पर या सबसे मेजर लेवल पर देखा जा रहा है, वो कहाँ पे देखा जा रहा है कि power has been shared among the different organs of government, and they are responsible to enjoy and to follow the jurisdiction area of only their jurisdiction area. So this is the first category of power sharing. अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कैटेगरी है वर्टिकल पावर शेयरिंग। The second form of power sharing, that power is also has been shared in the some levels of government. This is also called the vertical power sharing, the model of vertical power sharing. अभी आपने जैसे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मॉडल देखा था, जहाँ पर तीन ऑर्गन है, तीनों को बराबर शक्ति मिली हुई है अलग अलग कैटेगरीज में। ऐसे ही इंडिया में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, पावर को कुछ वर्टिकल गवर्नमेंट के लेवल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। And in the current time there are the three levels of government. The first is
First is called the central government or union government at the central level. Second is the state government in different states, and the last one is, you can say, the local government or the panchayati raj system. This is the vertical level of power sharing. Why is this vertical? Because the power of the upper level is more than the middle level, and middle and upper also have the more power than the lower level. Due to this reason, these are called the vertical power sharing. ये ऊर्ध्वाधर जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर 3 लेवल है, मैंने आपको बताया। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है और वो पूरे कंट्री के ऊपर रूल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो केवल अपने अपने राज्यों में, अपने अपने स्टेट्स में रूलिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और इनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर थोड़ी कम होती है। इनको बहुत सारे मैटर्स के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट भी रहना पड़ता है। राज्य सरकारें, आपने देखा होगा, अक्सर केंद्र सरकार से कई जगहों पर बजट की मांग करती नज़र आई हैं, अतिरिक्त धन की डिमांड करती नज़र आई हैं, अतिरिक्त सेवाओं की मांग करती नज़र आती हैं। उसका कारण यही है कि राज्य जो है वो केंद्र के ऊपर डिपेंड है, निर्भर हैं। इसीलिए इनको समय समय पर केंद्र सरकार से मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के पास पावर कम है। और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायती राज सिस्टम, जिसमें कि जो ग्राम पंचायत हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम, नगर पालिकाएँ और जो ग्राम पंचायतें हैं, वो इसमें आते हैं। ये सबसे लोअर लेवल है, थर्ड लेवल है वर्टिकल पावर शेयरिंग का। पंचायतों में और नगर निकाय में आपने देखा है कि भाई पावर और जुडिक्शन एरिया और भी कम है। उनके पास एक केवल ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है, या फिर नगरों में है तो नगर पालिका या नगर निगम होता है। तो उतने एरिया के लिए वो रूलिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। वो तमाम तरीके की परेशानियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट से अर्ज करते हैं, गुहार लगाते हैं, उनसे कोऑपरेशन और सपोर्ट की डिमांड करते हैं। तो ये वर्टिकल लेवल है पावर शेयरिंग का। इसमें पावर ऊपर से नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक तरीके से आप कह सकते हैं, ऊपर का जो पर्सन होता है वो नीचे वाले को पकड़ के रखता है और कुछ शक्तियों के साथ उसको फ्रीडम देता है, लेकिन ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता है। यहाँ पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं ये तीनों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो ये पावर का वर्टिकल डिवीज़न है। इसके बाद में पावर शेयरिंग की अभी और भी फॉर्म्स हैं, जिस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप इसको एंजॉय करिए, बुक की रीडिंग भी करते रहिए साथ साथ में, आप वीडियो को देखने के बाद, और ये मैच करते रहिए कि वीडियो में जो बताया जा रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है, वो बुक के साथ में मैच कर रहा है। और अपने माइंड को, अपनी जो थिंकिंग पावर है, उसको थोड़ा सा इनलार्ज करते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपको भी अपने टॉपिक को बुक से पढ़ करके या वीडियो में सुन करके, देख करके, उसके बाद अपने माइंड में भी थिंक करना है, सोचना है, चिंतन करना है, और उसके ऊपर अपना आइडिया भी, अपना भी कॉन्सेप्ट एक बनाना है। क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में आपको क्या करना होता है कि लर्निंग के साथ साथ में अपने आइडिया के साथ भी उसको मिक्स करके आप राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इमीडिएटली कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहाँ पर आपको उसमें अपने व्यूज़, आइडियाज़ को, या फिर कंपैरिजन की डिमांड की जा सकती है क्वेश्चन में, और वो डायरेक्ट आंसर आपने कहीं पर ना लिखा हो, या बुक में वो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन कहीं ना हो, तो फिर आपको अपने थॉट्स, अपने व्यूज़ वहाँ प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और ये जो एनालिटिकल स्टडी है, जहाँ पर आपको विश्लेषण करना पड़ता है, आलोचना करनी पड़ती है किसी की, या समालोचना करनी पड़ती है, ये चीज़ सही है या गलत है, और वो भी आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग ये सही है गलत है, तब आपको अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने होते हैं। लेकिन उस समय हमें ध्यान रखना होता है, हम किसी चीज़ को ऐसे प्रेजेंट ना कर दें कि बाद में पता चला यार हमने जो लिखा था वो तो पूरा नेगेटिव है, गलत लिख दिया है, वो तो किसी तरीके से सही है ही नहीं, उससे कोई सहमति नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपनी थिंकिंग स्किल को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, आपको भी इसमें अप्रोच रखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।